बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। उधर महेंद्र भट्ट और सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि बीजेपी बड़े अंतर से बागेश्वर का उपचुनाव जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। लिहाजा कांग्रेस सत्ता की लालची लोगों को टिकट देकर अपनी साख बचाने में लगी है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी पार्वती देवी की चुनावी जनसभा को संबोधित करने सीएम धामी भी पहुंचे, जहां विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष अपने 4 काम नहीं गिना सकता है। देखिए, आज नामांकन का दिन है और जिस प्रकार का उत्साह बागेश्वर की जनता के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से चंदन रामदास के कार्य का प्रभाव है। प्रत्याशी घोषणा के बाद से ही पूरे बागेश्वर के अंदर एक उत्साह का वातावरण था, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं कह सकता हूँ कि आज का जो नामांकन है, अभी तक के बागेश्वर के इतिहास में सबसे बड़ा संख्या का नामांकन रहने वाला, बड़ी संख्या में लोग रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन अवसर पर हमारे मध्य रहेंगे। हमारे जिले के प्रभारी सौरभ बहुगुणा जी हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे तीनों ब्लॉक प्रमुख, ऐसे सब प्रमुख जो यहाँ के स्थानीय से लेके और विधानसभा स्तर के सांसद तक हमारे अजय टमटा जी रहने वाले हैं। तो व्यापक रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह अर्जित हो, इस भाव के साथ मैं भी लगातार 3 दिन अब हमारे चारों मंडलों के मैं रहने वाला हूँ। पन्ना की हमारी जो 11 लोगों की टोली है, उससे मैं बातचीत करने वाला हूँ और मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि हम बागेश्वर का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पहले भी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, आगे भी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है और हमने उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को टिकट दिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि और मैं हर चैनल में ये बात कहता हूँ कि 3 सबसे बड़े कारण हमारे जीतने के, चंदन रामदास जी का जो लोगों से यहाँ पे रिश्ता रहा है, जो उनका प्यार लोगों की तरफ रहा है और लोगों परिवार उनके परिवार को लोगों ने प्यार दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति है, और तीसरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम करके 1.5 साल में जो उनका नेतृत्व रहा है, ये 3 हमारे सबसे बड़े कारण रहेंगे चुनाव जीतने के। देखिए, कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या था? कांग्रेस के तो जो पैनल में प्रत्याशी थे वो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए और उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के कामों से इम्प्रेस होकर, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस को तो इम्पोर्ट करना ही था। और ये तो, और मैं बसंत जी के बारे में क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने उनकी राजनीतिक हिस्ट्री देखी है, प्रभारी मंत्री के रूप में जितना मैंने उनके बारे में लोगों से बात करी, जितना मैंने समझा है, वो पहले बीएसपी से लड़े चुनाव, फिर वो आम आदमी से लड़े, आज वो कांग्रेस में है। तो मुझे जहाँ तक दिखता है कि ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सिर्फ सत्ता का लोभ होता है, सेवा का उसका कोई वो नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से इस क्षेत्र में स्वर्गीय चंदन रामदास जी को लोगों ने अपना हमेशा समर्थन दिया, चारों चुनाव में उनको यहाँ से अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और इस क्षेत्र में चूँकि उनका दुखद निधन हुआ, उसके बाद ये चुनाव आया है। आज जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, उनको पूरा करेंगे। और पार्वती जी को, उनकी धर्मपत्नी, उनको पार्टी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की महान जनता एक बड़ा समर्थन देकर, रिकॉर्ड यहाँ से वोट देकर। हरीश नगर कोटी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। हरीश, बागेश्वर में उपचुनाव होने, ऐसे में सीएम भी पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के पहुंचे, नामांकन भी हुआ। देखा जाए, पूरी राजनीति को समझने की कोशिश किया जाए तो क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, तो आपको क्या लगता है कि जो जनाधार है, जो चंदन रामदास जी को मिला था, वो जनाधार उनकी पत्नी को भी मिलेगा? जी, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सुरक्षित विधानसभा सीट से आज उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के मध्य जो है आज अपना नामांकन तहसील परिसर में किया।
यदि आप राजनीतिक हिसाब से इसको देखना चाहें तो चंदन रामदास लगातार 4 बार यहाँ के विधायक रहे और चौथी बार उनको कैबिनेट मंत्री बनने का भी मौका मिला। चंदन रामदास द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, कहीं ना कहीं उनका लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। चंदन रामदास का एक अपना व्यक्तित्व भी जो है सरल सहज स्वभाव का था, उसका लाभ भी उनकी पार्टी को मिलने वाला है। वहीं देखा जाए यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस बार अपने प्रत्याशी को, जो अभी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था रंजीत दास को, उनको न देकर आपके प्रदेश उपाध्यक्ष रहे बसंत कुमार को टिकट दिया, जिसके बाद अभी कांग्रेस सीट से बसंत कुमार जो है इस चुनाव मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी ठीक है, हरीश बने रहिए हमारे साथ। हरीश आप बने रहिए हमारे साथ। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। एक और जहां बीजेपी की ओर से दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पत्नी को टिकट दिया गया, वहीं कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी के 2022 में प्रत्याशी रहे बसंत कुमार को कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव में टिकट उन्होंने दिया है। वहीं उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र की जीत के लिए बागेश्वर जीत रहे हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए बागेश्वर जीतना है। देश और राज्य के अंदर महिला सम्मान, दलित सम्मान, कमजोर के सम्मान के लिए बागेश्वर में जीतना है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी कमर कसते हुए बागेश्वर के चुनाव को लड़ेगी और तमाम कांग्रेस के नेता बागेश्वर चुनाव में नेतृत्व देते हुए कमान संभालेंगे। वहाँ पर इस बार जो है नए दावेदार को भी उतारा है और वहाँ पर इस प्रकार से लोकतंत्र की जीत के लिए बागेश्वर जीतना है, उत्तराखंड के विकास के लिए बागेश्वर जीतना है, देश राज्य के अंदर महिला सम्मान, दलित सम्मान, कमजोर के सम्मान के लिए बागेश्वर जीतना है, राज्य के विकास के लिए बागेश्वर जीतना है। इसलिए कांग्रेस संबद्ध होकर के कमर कस करके बागेश्वर के चुनाव को लड़ेगी और सभी नेतागण जो है इस चुनाव अभियान को। तो बीजेपी के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार सिंह रावत जी, स्वागत है एचएन में आपका। केदार सिंह रावत जी, बागेश्वर में उपचुनाव हो रहा है, पार्वती दास जी ने आज वहां पर नामांकन भी कर दिया है, वहीं कांग्रेस बसंत कुमार को सामने लेकर आ रही है। सर, किस तरह से टक्कर देख रहे हैं एक दूसरे में दोनों की? देखिए, बागेश्वर का चुनाव तो हम सब लोग जानते हैं, वहाँ की जनता भी जानती है कि वो लगभग तय है, एक तरफाई है, भाजपा के पक्ष में जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में हो चाहे कहीं भी है, जनता का एक निश्चित रुख रहता है। जो दल सत्ता में है उसके साथ चलने का और सत्ता के साथ ही क्षेत्र का भी विकास होता है। जहाँ तक वहाँ पर जो मंत्री जी रहे हैं स्वर्गीय चंदन रामदास जी, वो लगातार वहाँ से 4 बार विधायक रहे और उनकी छवि जो है वहाँ पे बहुत अच्छी है, एक अच्छे जन सेवक की छवि है, उनकी जनता से जुड़े हुए व्यक्ति की छवि है। और निश्चित रूप से उनकी पत्नी जो इस समय पार्वती दास जी उम्मीदवार हैं पार्टी की, उनको टिकट दे करके एक तो जनता की निश्चित रूप से उनके साथ सहानुभूति है और दूसरे जो महिलाओं के सम्मान की बात है, अभी आदरणीय हरीश रावत जी भी कह रहे थे महिलाओं के सम्मान के लिए, दलितों के सम्मान के लिए, तो ये सारी बातें पार्वती दास जी में हैं, वो स्वयं भी महिला हैं। तो निश्चित रूप से बागेश्वर क्षेत्र की जनता का जो सहानुभूति है वो बम्पर वोटों के रूप में इस समय पार्वती दास जी को मिलने जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ निश्चित रूप से 8 सितंबर को जो परिणाम होंगे वो पार्वती दास जी के पक्ष नहीं होंगे। अच्छा केदार सिंह जी, एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि जो पार्वती दास जी हैं वो एक गृहिणी रही हैं, तो ऐसे में राजनीति का उतना अनुभव उनको नहीं रहा है, तो फिर ऐसे में क्या जनता क्या उनकी तरफ आएगी? नहीं, देखिए, गृहिणी रही हैं, लेकिन हमें पता है कि राजनीतिक व्यक्तियों के घर में हमेशा ही जो है राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और राजनीति भी जो है कोई भी कार्य है वो घर से ही शुरू होता है जी। एवरीथिंग बिगिंस एट होम। तो
घर से ही ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो गृहिणी रही हैं तो उनको राजनीति के विषय में कोई पता नहीं। उनके सारे घर में जो है चर्चाएं होती थी, तो सारे वातावरण वो है, और वो हर तरह से मानसिक रूप से हर तरह से जो तैयार हैं जी जनसेवा के लिए, और निश्चित रूप से बागेश्वर की जनता ठीक है। केदार सिंह जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हमारे साथ राजेंद्र सिंह भंडारी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। राजेंद्र सिंह भंडारी जी, स्वागत है चैन में आपका। राजेंद्र सिंह भंडारी जी, बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में आप लोगों ने किस तरह से अपनी कमर कसी है? एक तरफ तो पार्वती दास जी हैं और दूसरी तरफ बसंत कुमार हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं सर? अगर तुलना की जाए तो आपको लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस स्टैंड कर पाएगी बागेश्वर में पार्वती दास जी के सामने? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के नाम पर वोट देगी जी। महंगाई किसी के बहकाव में जनता किसी के बहकाव में आने वाली नहीं है, और हमारा प्रत्याशी जीतेगा, 100% जीतेगा, और कांग्रेस वहाँ पर विजय हासिल करेगी। जी, तो राजेंद्र सिंह भंडारी जी, क्या क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे वहाँ पर बागेश्वर में? नहीं, हमने बोला उत्तराखंड में जो लूट मची हुई है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो महंगाई चरम सीमा पर चढ़ी हुई है, जो एक आदमी का काम नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पे आए हुए हैं, बेरोजगारी के नाम पर कलंक आया हुआ है, तो हर दृष्टि से जो है हर आदमी जो है मतदान करेगा, और मतदान में जो अपना निर्णय देगा कि भाई हमें किसे वोट देनी चाहिए। बेरोजगार खड़ा है, घर घर में यार बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है, और जिस तरह से इन्होंने अग्निवीरों के साथ व्यवहार किया है, अंकिता हत्याकांड है, तो ऐसे में क्या लोग वोट दे देंगे? क्या कोई वोट नहीं देने वाला? बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अच्छा राजेंद्र सिंह जी, एक चीज़ और भी देखा गया है कि यहाँ पर सिंपैथी वोट भी तो मिलेगा इन पार्वती दास जी को, और ऊपर से ये भी कहा जाता है चंदन राम दास जी एक सरल व्यक्ति के नेता भी थे, उन्होंने कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहे, ऐसे कोई आरोप भी नहीं लगे, तो ऐसे में जनता ये सब भी देखेगी। नहीं तो हमारे नेता पे जो हमारा जो प्रत्याशी हमारा खड़ा हो रखा है, क्या उस पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप है क्या? जी। हमारा प्रत्याशी भी तो बहुत अच्छा है, उस पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप थोड़ी नहीं है। और सरल होना अलग बात है, और नेता होना अलग बात है। नेता भी तो होना पड़ेगा। आदमी लोगों की, जनता के काम कैसे करके करता है, जनता की अगुवाई कैसे करके करता है, जनता का भला कैसे करता है, ये सारी चीजें आकी जाएगी। ऐसे में थोड़ी वोट पड़ेगा कोई। लेकिन आपके जो सबसे अच्छे नेता थे रंजीत दास, वो तो इधर आ गए, ऐसे में उनका वोट भी इधर ही आ जाएगा अब तो। अब आप देखते जाओ। मैंने आपको बोल दिया है कि कांग्रेस का प्रत्याशी भारी मतों से जो है बागेश्वर में जीतेगा। अच्छा सर, तो अब आप लोग की तैयारी किस तरह से चल रही है बागेश्वर के अंदर इस वक्त? हमारा बिल्कुल घर घर बूथ, हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है, और हमारा एक पूरा प्रदेश का कार्यकर्ता नेता बागेश्वर में पहुंचेगा और जनता से अपील करेगा कि बेरोजगारी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर वोट करें। तो क्या सर आप लोग क्या अभी पहुंच गए हैं लोग के अभी पहुंचेंगे? आपके जो भी नेता है छोटे से लेकर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उपचुनाव में जिस दिन नामांकन होगा उस दिन से लेकर के लास्ट जब तक मतदान नहीं हुआ तब तक लोग खड़े रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो सर क्या अभी आप लोग क्या नामांकन नहीं किया गया, कब होगा? अब नामांकन का देखो, आप देखते जाओ, आपको भी सब मालूम हो जाएगा। जी जी। लेकिन राजेश सिंह जी, एक चीज ये भी है कि वहां पर जैसे मुख्य मुद्दे क्या है, आपको बागेश्वर में क्या लगते हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मुख्य मुद्दा जो बागेश्वर की जनता देखेगी। बीजेपी के कैंडिडेट इतने सालों से वहाँ पर रहे हैं, विकास क्या हुआ? पहले तो विकास की बात आती है जी। कोई मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, या कोई बेरोजगारी खत्म हो रखी है, कोई महंगाई खत्म हो रखी है, किस नाम पर लोग वोट देंगे? पहले वोट का आधार भी तो होना चाहिए जी। वोट के आधार पर पड़ी है, तो निश्चित रूप से जो है वोट जो है लोग सोच समझ के देंगे। और इस समय जो है बीजेपी के खिलाफ पूरे प्रदेश में लहर है, और कांग्रेस का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। लेकिन राजेंद्र सिंह जी, अभी आप लोग वहां पर जाएंगे, वहां पर तो बीजेपी पहुंच गई है और कैंपेनिंग भी करने लगी है धीरे धीरे, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे आज। में भी पहुंची बीजेपी, तो कर्नाटक में भी पहुंची थी, हिमाचल में भी पहुंची थी, बहुत पहले पहुंच गई थी। तो क्या हुआ? तो जी कुछ हुआ क्या? वहाँ भी तो सारा इनका जो है संगठन पहुंच गया था, तो कोई जीत हासिल हुई क्या? जाने वाली बात अलग है, जनता के मन में क्या होगा, जनता ने जो ठान रखा वो तो करके दिखाएगी जनता। अच्छा, आप लोग इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि नहीं देखिए भाई हमारा कैंडिडेट आप लोग के बीच में रहा है, और जैसा कि पार्वती दास जी हैं, एक गृहिणी है, तो वो कभी जनता के बीच में उतनी नहीं रहे, तो क्या ये मुद्दा भी आप लोग बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मुद्दा है। हमारा कैंडिडेट 24 घंटे लोगों के बीच में रहे, छोटे मोटे कामों में, सुख दुख में, अच्छाई बुराई में, शादी ब्याह में, हर मुद्दे पे हमारा कैंडिडेट खड़ा रहा है। लेकिन राजेंद्र सिंह जी, जो बसंत कुमार जी हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग कह ले वहाँ पर,
रंजीत दास जी की कह लें या फिर आपका चंदन राम दास जी की कह लें, तो इसमें बड़ा अंतर भी तो रहा है राजेंद्र भाई। आप तो बहुत बड़े नेता भी हैं, अच्छे नेता भी, आप समझदार हैं, आपको भी तो मालूम कितना अंतर रहा है। अभी बोलने से कुछ नहीं होगा, ये तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे बीजेपी बैकफुट पे आती जाएगी। अच्छा, मतलब पर डे आप लोग बीजेपी को बैकफुट पर करेंगे। अच्छा, तो क्या मतलब 3-4 मुद्दे कुछ ऐसे हों जिसको लेकर आप लोग, जैसे अंकिता का तो मुद्दा आप लोग उठाते हैं, तो क्या बागेश्वर में भी अंकिता का मुद्दा है, अग्निवीरों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगार जो है सड़कों पे यहाँ घूम रहा है, BA MA LLB लेकर के लोग खड़े हो रखे हैं और फर्स्ट क्लास लोग खड़े हैं। रोजगार के नाम पर एक आदमी को नौकरी नहीं दी जा रही है, तो बेरोजगारी सब में बड़ा मुद्दा बनेगा। महंगाई भ्रष्टाचार सब में बड़ा मुद्दा बनेगा। महंगाई के नाम से भी तो लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। तो ये हमारे एजेंडे में है और इसी के नाम से वोट मांगेंगे। विकास के नाम से भी वोट मांगेंगे। विकास क्या हुआ है? 8 साल 7 साल इनकी सरकार को लगातार हो रहे हैं। ठीक है राजेंद्र भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हरीश। हरीश, देखा आपने, अभी आपने सुना, पूर्व विधायक को भी सुना, बीजेपी के और विधायक को भी सुना। यहाँ तो ये जो मुद्दा लेकर जाएंगे भाई कि अंकिता हत्याकांड और तमाम तरह के, और कह रहे हैं वहाँ के विकास के भी मुद्दा लेकर जाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दे हैं वो बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर ये मुद्दे हावी होंगे, ये लोग भुना पाएंगे? ये लोग अभी पहुँच रहे हैं, बीजेपी वहाँ पहुँच चुकी है। बताना चाहूंगा, बागेश्वर जिले में 2 विधानसभा हैं, एक कपकोट और एक बागेश्वर। और पिछले 4 विधानसभा चुनाव में यदि हम नजर डालें तो कांग्रेस के अंतर कलह के कारण ही कांग्रेस जो है बागेश्वर सुरक्षित सीट को पिछले 20 सालों से जीत नहीं पाई है। और इसी अंतर कलह के कारण विगत 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को अपने कपकोट सीट भी गंवानी पड़ी थी, जबकि वहाँ के जो नेता थे ललित फड़सवाण वहाँ की जनता से जुड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस के अंतर कलह के कारण वो हार गए थे। ये जरूर है कि पूरे प्रदेश की तरह बागेश्वर में भी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है एक अहम मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों से भी बढ़कर बागेश्वर में कांग्रेस और अन्य पार्टियों में ये देखा जाता है कि हमेशा ही जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस के अंतर कलह के कारण जो है कांग्रेस हमेशा से ही चुनाव को हारते आ रही है। वही इस बार यदि हम इनके प्रत्याशी की बात कर रहे हैं तो बसंत कुमार सबसे पहले बसपा में थे, बसपा के बाद वो आप में आए। हालांकि बसंत कुमार का जनाधार लगातार जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का संगठन के मजबूत नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस प्रत्याशियों को पूर्व में भी जो है हार का मुंह देखना पड़ा है। यदि अब देखने वाली बात यह होगी कि यदि कांग्रेस तन मन से जो है, जो अभी इनके बसंत कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनके साथ कितने संगठित होकर इनका साथ देती है, उसी हिसाब से इस चुनाव का परिणाम भी जो है सामने हमारे सबके सामने नजर आएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने हरीश कही कि एक तो इनके यहाँ कांग्रेस में अंतर कलह, इनको ये सीट हरवा रही है बार बार, और ऊपर से जब भी ये चुनाव होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। कांग्रेस का जो संगठन है वो भी उतना मजबूत नहीं है बागेश्वर के अंदर। ये भी एक कारण पड़ रहा है कि वहाँ पर हार का मुंह इनको बार बार देखना पड़ रहा है। आप हरीश बड़े करीब से इस पूरे पिछले चुनाव को भी देखा, इस चुनाव को भी आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बसंत कुमार के आने से उनके फॉलोअर्स और जो वो कांग्रेस क्या अब इस बार कोई चीज़ भुना पाएगी कांग्रेस के यहाँ? अभी आपको लग रहा है कि बागेश्वर में सब कुछ ठीक चल रहा है और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? लगता है कांग्रेस के अंदर जो है अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यदि सब कुछ ठीक चल रहा होता तो इनके जो विधानसभा 2022 के प्रत्याशी थे आपके रंजीत दास, जो इनके प्रत्याशी थे, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाते। और कहीं ना कहीं उनके टिकट कटने से जो है उनका एक खेमा तो जो है कांग्रेस से काफी नाराज है। लेकिन हम प्रत्याशियों की बात करें, पार्वती देवी और बसंत कुमार में यदि हम इंडिविजुअली बात करें कि दोनों में, तो ये कहा जा सकता है कि बसंत कुमार जो है इंडिविजुअली पार्वती दास से एक मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या अब जो है कांग्रेस संगठन क्या बसंत कुमार को, जो पहले बसपा में रहे अब आप में रहे, क्या उनको सहयोग करेगा? और अपने बहुत सारी चीजें होती है, सही कह रहे हैं आप, बहुत सारी चीजें होती है, क्या उतना सहयोग मिल पाएगा उन्हें? जो बसंत कुमार है जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी, वो भी देखना होगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।